नमस्कार। आप सबका स्वागत है। ज़िला प्रशासन रायगढ़ की अनूठी पहल यूट्यूब पर स्कूल्स ऑफ रायगढ़ पेज के अंतर्गत हम ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी सफलताएं अर्जित कर न केवल अपने परिवार बल्कि अपने पूरे परिवेश को गौरवान्वित किया और समाज में एक मिसाल कायम की, औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। हमारे स्टूडेंट्स अपने कैरियर का चुनाव कैसे करें, एकेडमिक्स के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सही दिशा कैसे मिल सके, इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ ये स्कूल्स ऑफ रायगढ़ पेज जिला प्रशासन का प्रयास है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे यंग एस्पिरेंट्स के लिए। और आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं नगर पालिक निगम रायगढ़ के आयुक्त और भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2016 बैच के युवा ऊर्जावान अधिकारी श्री संबित मिश्रा। सर, आपका आज के कार्यक्रम में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले सर हमें अपने बारे में बताएं, आपकी स्कूलिंग कैसे शुरू हुई, आपके चाइल्डहुड की मेमोरीज, आपके टीचर्स जिन्होंने आपको प्रभावित किया, अर्ली एजुकेशन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद डैनियल जी इतना वार्म इंट्रोडक्शन के लिए। और एक बस करेक्शन करना चाहूँगा कि मैं 2018 बैच आईएएस ऑफिसर हूँ। तो अब बचपन की बात कर रहे थे, तो मेरा जन्म कोरापुट ज़िले में सुनाबेड़ा में हुआ। मैं पला बड़ा वहीं दामनजोड़ी एक टाउनशिप है, एक नालको, वहाँ पे एक औद्योगिक इकाई है, वहाँ का उसका टाउनशिप है जी। वहीं पे मैं पूरा स्टार्टिंग से नर्सरी से लेके 10वीं तक पढ़ाई मेरी वहीं पे हुई। दिल्ली पब्लिक स्कूल था वहाँ पे, तो वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद 10th के बाद मैं कोचिंग के लिए दिल्ली गया, वहाँ स्कॉलरशिप मिला था एक, और आईआईटी की तैयारी कर रहा था जेईई के लिए। दिल्ली में फिटजी इंस्टीट्यूशन में 2 साल कोचिंग किया। तो स्कूल लाइफ में मेरा तो ये था कि हमारा एक छोटा टाउनशिप था, एक ही स्कूल था, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं, बट स्कूल का माहौल इतना अच्छा था कि दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक पूरा सोसाइटी भी है, हमारे इंटर डीपीएस बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, जिससे बाकी शहरों बाकी जगह में क्या होता है क्या नहीं होता थोड़ा एक्सपोजर मिलता रहा। टीचर्स की बात करें तो कुछ टीचर्स बहुत इंस्पिरेशनल थे मेरे लिए, जैसे कि एक मैथ्स में हमारे टीचर थे अनिल पटनायक सर। तो वो मैथ्स को इतना फन बना दिए थे, हमारे क्लास में छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए थे, जो कुछ फेमस मैथमेटिशियन के नाम पे ग्रुप्स बना दिए थे, और कंपटीशन रहता था कि मैथ्स में किस तरीके से वो जादू दिखाते थे हमें, कि हमें कुछ कुछ सवाल पूछते थे और फिर वो बताते थे कि ये तुम ये नंबर सोच रहे हो, ऐसे कुछ कुछ छोटे मैथ्स के ट्रिक्स बताते थे। उससे एक मतलब हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि किस तरीके से कर सकते हैं फिर हम लोग। तो और वो एनसीसी में हमारे एएनओ भी थे, तो मैं एनसीसी में भी था स्कूल में। तो रिपब्लिक डे कैंप तक मैं सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो डिसिप्लिन और अनुशासन, एकता, टीम के साथ कैसे काम करना, कैसे लीड करना, ये सारे क्वालिटीज़ एनसीसी से सीखे। एक और टीचर मेरे ज्योग्राफी टीचर थे प्रशांत पाड़ी सर, उनका काफ़ी रहा कि उन्होंने ज्योग्राफी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाया और हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाया। तो इस तरीके से कुछ टीचर्स को बहुत याद करते हैं और अपने दोस्तों को याद करते हैं। बहुत अच्छा सर। निश्चित रूप से टीचर्स का किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उसके आजीवन ये प्रभाव उसके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। बात करें आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन की, तो ये आपके लिए कितना कठिन रहा, कितने प्रयासों की आवश्यकता आपको पड़ी और किस तरह से आपने इसमें सफलता अर्जित की? जी, जैसे स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं कॉलेज, मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से हुआ। तो आईआईटी कानपुर में जैसे हम लोग का एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया था। तो उस समय जब मैं कॉलेज गया तो मैं सोच रहा था कि मैं साइंटिफिक लाइन में जाऊं, तो बायो इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच था और मुझे लगता था कि मैं उसमें आगे रिसर्च में जाऊं। बट जैसा मेरा हैंड्स ऑन रिसर्च हुआ मैं 3rd ईयर में, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट लगने लगा, कि बहुत पेशेंस चाहिए जो शायद मुझ में था नहीं, और मुझे उसका ग्राउंड में तत्काल मुझे रिजल्ट चाहिए था। थोड़ा इम्पेशेंट था, जो रहता है उस उम्र में सबको जी। तो धीरे धीरे फिर हमारा एक ग्रुप बना, जो हम लोग शाम को वहाँ के सर्वेंट क्वार्टर और बाकी स्टाफ के बच्चों को पढ़ाते थे 2 घंटा। तो वहाँ पे हमारा एक पूरा ग्रुप बना, जिसमें हम लोग फिर लगा कि हम लोग, मेरा एक्सपोजर था नहीं ज़्यादा, कि एक बड़े शहर के, जैसा कानपुर बहुत बड़ा शहर था मेरे लिए। तो वहाँ पे जब बाहर जाके शहर में जो गरीबी देखी और जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली वो बाकी लोग को नहीं मिल पाती है, वो जब एहसास हुआ, तो उसके लिए काम करना शुरू किया हम लोग। तो हमने सोचा, 5-6 लोग थे, हमने प्लेसमेंट में बैठे नहीं, हम लोग प्लेसमेंट में हमने सोचा कि हम लोग इसी सोशल सेक्टर में काम करेंगे, अपना एक स्कूल खोलेंगे, एक मॉडल बनाएंगे जिसको हम पूरे देश भर में रेप्लिकेट कर सकें। तो हम 5 दोस्त फिर कानपुर में एक स्कूल खोलना का प्रयास किया, 2 साल उसमें इन्वेस्ट किए। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में ही रहा मैं 4-5 साल। तो इस दौरान फिर हमें ये रियलाइजेशन हुआ, एक स्केल का प्रॉब्लम था, दूसरा कि एक आइलैंड ऑफ
प्रॉस्पेरिटी, अगर एक अच्छा मॉडल बना भी देते हैं हम, तो क्या उससे हम कितने लोग तक पहुंच पा रहे हैं। और वो एक मॉडल बनाने में हम लोग को इतना मुश्किल हो रहा था, इतना एफर्ट जा रहा था, और हमें उसके प्रोपोर्शनेट आउटकम दिख नहीं रहा था। तभी रियलाइजेशन हुआ कि सबसे बड़ा सिस्टम जो है गवर्नमेंट स्कूल्स का है, तो क्यों ना हम एडमिनिस्ट्रेशन में घुस के उस जो सिस्टम है उसमें कुछ छोटे चेंजेस कर पाएँ, ताकि हम जो चाहते हैं एक स्कूल में वो सारे पूरे सिस्टमिक चेंज हो पाए। तो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम लिखना शुरू किया। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था। पर शुरू में था कि मतलब प्रशासन में नहीं जाना था, मेरा बिल्कुल रुझान नहीं था। बट अपना एक्सपीरियंस जब हुआ स्कूल वाला, उसके बाद लगा कि ये भी एक तरीका हो सकता है। तो फिर मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, जो मेरा पहला सीरियस अटैम्प्ट था। उसमें मेरा रैंक आ गया था, फॉर्चुनेटली 385 रैंक आया था। तो उसमें मुझे इंफॉर्मेशन सर्विस एलोकेट हुआ था 2017 में, और सेकंड सीरियस अटैम्प्ट में मेरा आईएएस भी हो गया 2018 में। बहुत बढ़िया सर। आज के समय में हमारे स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि खास करके स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें अपना कैरियर किस तरह से चुनना चाहिए, वे किस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें और किस दिशा में आगे बढ़ें। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? जैसे मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, उसमें ही देख सकते हैं कि शुरू में कुछ बनना था, बाद में कुछ और ही बन गया। शुरू में साइंटिफिक लाइन जाना था जब कॉलेज शुरू किया, उससे पहले तो क्रिकेटर भी बनना था और ये भी बनना था। बहुत सारे ऐसे देखते हैं हम लोग सपने। जी जी। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी रुचि किस चीज़ में है। वो ये देखना चाहिए कि आप मतलब मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं, एक सेफ मतलब फ्यूचर आप उसमें इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं, और उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं। हर नौकरी के लिए कुछ ना कुछ स्किल सेट, कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होता है। जैसे हमारे टाइम में सबसे पॉपुलर था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये दो जी। लाइन जो थे सबसे सेफ हर कोई मानता था। बट आज के ज़माने में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग का काम करने का तरीका बदल रहा है और डिमांड्स भी बदल रहे हैं। मार्केट बहुत चेंज कर रहा है। बहुत सारे ऐसे काम जैसे जो हम लोग रिपीटेटिव काम होते थे वो मशीन कर रही है, ऑटोमेशन का दौर है। तो हम ऐसे चीज़ देखें कि फ्यूचर में उस चीज़ का उपयोगिता हो, उस तरह का हम लोग एफर्ट करें, और जो जिसमें इंटरेस्ट है। बट हर चीज़ के लिए बेसिक है कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट होना पड़ेगा, 10th-12th में अच्छा मेहनत करना है, एग्जैक्टली। मार्क्स जी। चाहिए, वो बेसिक चीज़ें रहे। मतलब वो ऐसा ना हो कि उसकी वजह से कोई भी रास्ते में हमें वो बाधा उत्पन्न ना हो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। एजुकेशन पर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है? क्या ये इम्पैक्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया आजकल हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू बन चुका है। हमने देखा कि एक बहुत बड़ा एनेबलर भी है, बहुत बड़ा चेंज मेकर भी है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। अब वो इतना पावरफुल टूल है, उस टूल का हम किस तरीके से उपयोग करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि उसका आउटकम कैसे होगा। हमने कोविड के टाइम में भी देखा कि ऑनलाइन कितनी अच्छी से पढ़ाई हो सकती है, कि फिजिकली बिना प्रेजेंट हुए भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे पूरे दुनिया भर के बच्चों से कनेक्टेड है, लोग हर एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनके एक्सपीरियंसेस से काफ़ी सीख पाते हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया का देन है। बट इसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ें हम लोग उसमें लीन हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग को लगता है कि मुझे सफिशिएंट लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, मेरे दोस्त को कंपैरिजन ज़्यादा होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी होता है, उसकी वजह से इश्यूज होते हैं। और बहुत सारा लोग कभी कभी पर्दे के पीछे रह के कुछ कुछ हर्टफुल चीज़ें भी बोल देते हैं, उसको झेलने की क्षमता बचपन में शायद सबके पास नहीं होती है। तो एक ऐसा टूल है जो बहुत पॉजिटिव भी कर सकता है, बट उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हम आजकल देख ही रहे हैं। तो बच्चों के लिए खासकर ये कहेंगे कि थोड़ा सा पेरेंटल गाइडेंस हो, किस तरीके से यूज़ करें, थोड़ा मॉडरेशन हो, बाद में और फिर अपना जब समझ आ जाता है अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। सर, आप पिछले 2 सालों से भी ज़्यादा लंबे समय से प्रशासनिक सेवाओं में हैं। बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी कठिनाइयां आपके मार्ग में आती होंगी। कैसे उन्हें फेस करते हैं आप? थोड़ा हमारे एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करें सर। जी, सर्विस में आईएएस जैसा सर्विस मतलब मुझे लगता है कि ऐसा नौकरी और कहीं है नहीं। इतना डाइवर्सिटी है। जैसे मैं सबसे पहले जैसे ही ज्वाइन किया प्रोबेशन में आया। प्रोबेशन में हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पहले अलग अलग तहसीलदार का काम भी देखते हैं, सीओ जनपद का भी काम देखते हैं, नगर निगम का भी काम देखते हैं, एसडीएम का काम भी देखते हैं। तो बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे अभी शुरू में पहला पोस्टिंग मेरा धर्मजयगढ़ में हुआ। वो एक दूरस्थ इलाका है जहाँ पे सुविधाएं कम है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। वहाँ पे मैं एसडीएम था जो रेवेन्यू का काम मेनली देखता था। और तो वहाँ ड्यूरिंग कोविड पीरियड जी भी आपने वहीं पर गुजारा? बिल्कुल, जी। कोविड के टाइम में भी वहीं पदस्थ था। जैसे कोविड जैसा सिचुएशन होता है उस टाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। अब मैं नगर निगम आयुक्त हूँ, उसका चैलेंजेस एकदम अलग है। जी। वहाँ पे
अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। यहाँ तत्काल चाहिए लोगों को, एक्शन चाहिए, तत्काल आउटकम चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेस होता है। तो इस तरीके से बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, बट बहुत ही सेटिस्फाइंग भी है कि इस जो इम्पैक्ट हमारा होता है एक दिन में, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है, शायद ही कोई जॉब ऑफर करे। और जो डाइवर्सिटी, कभी बोर नहीं हो सकते, हर दिन आपके लिए नया चैलेंज होता है, कुछ ना कुछ होता है। ज़रूरी नहीं हो पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी होते हैं, कुछ कुछ गलतियाँ होती है, उससे सीखते भी हैं, मतलब हर दिन हैपनिंग होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा जॉब है, अगर कोई भी करना चाहता है आज के ज़माने में। एक सर्विस है, जॉब नहीं है, ये सर्विस है। तो सर सेवा भाव से काम करना चाहिए, और उसके लिए सभी लोग, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बहुत मेहनत करिए, आराम से पढ़ाई करिए और मोटिवेटेड रहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही सर, ये एक सर्विस है, इट्स नॉट ए जॉब, इट्स ए सर्विस। तो जाते जाते हमारे ज़िले के विद्यार्थियों को, खास करके हमारे स्कूल के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर फाइनली? तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से ये मैसेज है कि अपना बचपन एंजॉय करें। अभी स्कूल का टाइम है, मैं बहुत मिस करता हूँ अपना बचपन, तो मैं भी चाहता हूँ कि कभी कभी उस टाइम का जो केयर फ्री टाइम है, बाहर जाना, खेलना कूदना दोस्तों के साथ, तो वो चीज़ कभी मिस आउट मत करिए। बहुत कंपटीशन है, बहुत सारा है, बट वो सब चीज़ अपने पेस पे होता है, तो उसके नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर चाइल्डहुड। मतलब बचपना रहना चाहिए, वो एंजॉय करिए, पढ़ाई भी करिए, बट साथ साथ ही मतलब बाहर जाइए। आजकल देखते हैं बहुत सारे लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं, वीडियो गेम्स का बहुत ज़्यादा दौर है। फिजिकल एक्टिविटी करिए, स्पोर्ट्स का मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं चाहूँगा कि सब लोग थोड़ा बाहर खेल कूद करें। कुछ अपना कल्चरल पैशन भी होना चाहिए, जैसे मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है, तो किसी को म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग, ये सारे जो भी आपके हॉबीज़ है उसको बनाए रखें। और बस अपना पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपना सोशल जो बॉन्ड्स हैं उसको अच्छे से बना के रखें। हम लोग कोविड के टाइम में देखा है, हमने अपनों को खोते हुए देखा है, और हम लोग को कभी भी पता नहीं कब कितना टाइम किसी इंसान को दे पाए। जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बना के रखें, और बाकी बस एंजॉय करिए लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर की। निश्चित रूप से उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद सर।